फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास में हम सब प्रश्नों की श्रृंखला में बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उन प्रश्नों के साथ जुड़े कुछ और कॉन्सेप्ट, जिससे जुड़े कुछ और तथ्य के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी क्वेश्चंस 5 होंगे, लेकिन इस 5 क्वेश्चंस के थ्रू हम 10, 20, 25 और प्रश्नों के बारे में जान जाएंगे। तो समय देर ना करते हुए, समय ज्यादा ना गवाते हुए हम सब सीधे टॉपिक पर आते हैं। और पहला जो चैप्टर है, इसमें भी 5 क्वेश्चंस सेट है। सेट नंबर 1 है, प्राचीन भारत का इतिहास है, प्रश्नों के आईने में है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरूरी है। और इसका पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में अपवाद स्वरूप घरों के दरवाजे गली की ओर ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे? अब इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के पूर्व सबसे पहले इस बात को हम समझें कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के इतिहास की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यानी अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कब हुआ था, कौन से युग में हुआ था, तो उसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो बात है वो बात निराली इस बात को लेकर है कि वो ना सिर्फ नगरों को बसाया बल्कि नगरों को प्लान्ड वे में बसाया। और जिस स्मार्ट सिटी की बात आज हम करते हैं अपने देश में, आप समझ जाइए उस समय के जो संसाधन थे, उस समय के साइंस की जितनी तरक्की हुई थी, उसको अगर ध्यान में रखकर समझा जाए तो अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे लोग खुद में बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत ही दूरदर्शी थे, बहुत ही हाइजेनिक सेंस वाले थे, सिविक सेंस उनका तगड़ा था। और इस वजह से उन्होंने निश्चित रूप से अपने शहरों को बहुत ही प्लान्ड वे में बसाया। लेकिन कुछ बातें आप समझिएगा, उस काल में क्या है कि सड़कें जो है, शहर की जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, भवन जो होते थे वो भवन सड़क के, मुख्य सड़क के किनारे बनते थे। ठीक है, लेकिन उसकी एक आप ड्रॉबैक कह लीजिए, या आप ये कह सकते हो कि अपनी प्राइवेसी, अपनी सक्रेसी को मेंटेन करने के लिए वो अपने भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खोला करते थे, बल्कि वो गली की ओर खोलते थे। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन से रिलेटेड सवाल ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। ये सवाल है कि वो कौन सा ऐसा पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के जहां पर भवनों के दरवाजे गली की ओर ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। यानी गली की ओर खुलना तो ये सामान्य स्थिति है, ये कॉमन सिनारियो है, लेकिन वो कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां भवनों के दरवाजे गली की ओर ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे? तो इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल इसका सही जवाब है। यहां पर किस नगर में, जैसे हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में अपवाद स्वरूप घरों के दरवाजे गली की ओर, यानी स्ट्रीट साइड ना खुलकर मेन रोड की ओर खुला करते थे? तो इसका सही जवाब है लोथल। और लोथल के बारे में आपको पता होगा, अगर नक्शे के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहां पे देखिए लोथल ये है, ये पूरा का पूरा एरिया गुजरात है। ठीक है, और गुजरात का ये एरिया कच्छ का क्षेत्र कहलाता है, ये एरिया जो है वो काठियावाड़ का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और कच्छ का क्षेत्र होने की वजह से ये जो गल्फ है इसको कच्छ की खाड़ी कहा जाएगा, इसको कच्छ की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ कहा जाएगा, और इसे कहा जाएगा खंबात की खाड़ी या गल्फ ऑफ कैम्बे कहकर पुकारा जाएगा। और यहीं पर जो है वो क्या है, वो है लोथल। और ये लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे है। इसके बाद जो है ये कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी। कौन से राज्य में है? गुजरात में। कौन से क्षेत्र में है? काठियावाड़ क्षेत्र में। और इसकी अवस्थिति ही कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से यहां पर बंदरगाह, ये जो क्षेत्र था, ये जो लोथल था ना, ये लोथल जो है ये भारत का जो वायु देश के साथ यानी फारस के साथ, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि आज से 5000 साल पहले पुरानी जो सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन जो सभ्यता वो मेसोपोटामिया की सभ्यता और फारस की सभ्यता
सभ्यता थी और उस सभ्यता के लोगों के साथ हमारे घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे और ये जो व्यापार था ये मुख्य रूप से जल मार्ग से होता था। तो जल मार्ग में जाहिर सी बात है कि वहां पे बंदरगाह की भूमिका, पोर्ट की भूमिका जो है वो बढ़ जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो वो कौन सा ऐसा स्थल है जो कि उस जमाने में भारत का मेसोपोटामिया यानी इराक, भारत का फारस यानी ईरान की सभ्यता के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। तो लोथल जो है ये बंदरगाह शहर है, यह एक पोर्ट सिटी है और ये कहां पे स्थित है? खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे में। कौन से राज्य में? गुजरात में। कौन सा जिला हो जाएगा? अहमदाबाद जिला। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और यहां पे पोर्ट मिले हैं, यहां पे और भी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो प्रमाण मिले हैं। उसकी बात अगर हम करें तो आप जान लीजिए इसी लोथल से कह सकते हैं कि पंचतंत्र में एक चालाक लोमड़ी की कथा है। तो उस चालाक लोमड़ी की कथा सा परिदृश्य उत्पन्न करने वाला एक जो है प्रमाण, एक साक्ष्य जो है वो कहां से मिला है? वो भी लोथल से मिला। फारस की मोहरों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। लोथल से ही जो है, लोथल और रंगपुर ये दो ऐसे जगह है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में जहां से धान की भूसी यानी हस्क ऑफ पैडी के प्रमाण मिले। जबकि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्य फसल जो चीफ ईटिंग सीरियल्स जो थे वो सीरियल्स जो है वो क्या थे? वो थे गेहूं और जौ, व्हीट एंड बार्ली। लेकिन गुजरात के हड़प्पा वासी चावल की भी खेती करते थे और वो चावल के प्रमाण कहां से मिले? तो हस्क ऑफ पैडी यानी धान की भूसी के प्रमाण जो है वो रंगपुर तथा लोथल से मिले हैं। जो गुजरात के कौन से एरिया में? यहां पे देखिए रंगपुर है और यहां पे लोथल है और रंगपुर तथा लोथल इन दोनों जगहों से धान की भूसी के साक्ष्य मिले। ठीक है, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा हस्क ऑफ पैडी। हस्क ऑफ पैडी के प्रमाण मिले हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे प्रमाण जो है वो कहां से मिले? लोथल से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, विशाल स्नानागार के प्रमाण मोहनजोदड़ो से और चनहुदड़ो से जो है वो खिलौने का साक्ष्य, मोती बनाने का साक्ष्य, जिसको हम मनका बनाने का कारखाना कह सकते हैं, चनहुदड़ो से ही दवात का साक्ष्य, इंक पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं। झोकर तथा झाकर संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। चनहुदड़ो से एक बात ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर होते थे वो प्रायः दो हिस्सों में बटा होता था, पश्चिम में और पूर्व में। तो जो पश्चिम का हिस्सा होता था वो क्या है? फोर्टिफाइड होता था, लेकिन जो पूर्व का हिस्सा है वो फोर्टिफाइड नहीं होता था। लेकिन चनहुदड़ो एक ऐसा जगह है जहां पे शहर का कोई भी हिस्सा फोर्टिफाइड नहीं होता था। तो फिलहाल ये है सवाल। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में अपवाद स्वरूप घरों के दरवाजे गली की ओर न खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे? जवाब है लोथल। दूसरा सवाल, अफगानिस्तान में स्थित दो महत्वपूर्ण हड़प्पाई बस्ती कौन थे? ध्यान यहां ये रखना है कि अगर हम ये बात करें सिंधु नदी तो ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज नदी है। ठीक है, और ये गंगा यमुना का क्या हो जाएगा? दोआब क्षेत्र हो जाएगा। तो इधर आप देखेंगे मोहनजोदड़ो, इधर चनहुदड़ो है और यहीं पे आप देखिएगा झेलम, चिनाब नदी के किनारे जो है वो कौन सी जगह है? मांडा। ठीक है, वो कौन सी जगह? मांडा। झेलम, चिनाब, रावी नदी के किनारे जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका हड़प्पा हो जाएगा। जबकि अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये ध्यान रखिएगा दो बस्ती थी जो हड़प्पा वासियों ने जाकर बसाया था और वो बस्ती थी मुंडी गाक तथा दूसरा हो जाएगा सोरतु घाय। मुंडी गाक व सोरतु घाय ये दो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हड़प्पा वासी ने जाकर अफगानिस्तान के क्षेत्र में दो बस्तियां बसाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यहां पर यह सवाल है कि अफगानिस्तान में स्थित दो महत्वपूर्ण हड़प्पाई बस्ती कौन थे? तो इसका सही जवाब है मुंडी गाक तथा सोरतु घाय।
मुंडीगाक तथा सोर्तुगाय, ये दो महत्वपूर्ण जो है बस्ती थी जो हड़प्पा वासियों ने अफगानिस्तान के क्षेत्र में, यानी कि इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम वर्तमान भारत की बात करें, अगर वर्तमान इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3 ही ऐसे देश हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थल के प्रमाण मिले हैं। और वो 3 देश कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो अफगानिस्तान हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, और तीसरा जो है हिंदुस्तान। तो ये 3 ऐसे देश हैं जहां से आप ये कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमाण जो है वो क्या है कि मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। और जो एक्सकैवेशन हुआ, जो उत्खनन हुआ, उस उत्खनन से रिलेटेड, उत्खनन से जो प्राप्त जो एविडेंसेस है उसी के आधार पर इस युग का इतिहास लिखा गया। और आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य भी मिले और साथ में जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज अनडेसिफर्ड सो फार। इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी तक मतलब अपठनीय बना हुआ है, और हड़प्पाई लिपि की अपठनीयता उसको अनडेसिफर्ड, ठीक है, कहते हैं। तो अपठनीयता की वजह से क्या है, इसके उपलब्ध जो लिखित साक्ष्य, इसके जो अवेलेबल रिटन एविडेंसेस है, उसका प्रयोग इस काल के इतिहास के लेखन में हम नहीं कर पाते। तो ये एक प्रॉब्लम है। और लेकिन फिर इतिहास कैसे लिखा गया? तो उसके भिन्न भिन्न स्थलों के उत्खनन यानी एक्सकैवेशन के पश्चात जो एविडेंसेस मिले, उस एविडेंसेस के आधार पर। इसलिए ये ध्यान रखना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एविडेंसेस है, भिन्न भिन्न स्थलों के उत्खनन से जो प्रमाण मिले, जो उत्खनन का मतलब है खुदाई से, उसी को एक्सकैवेशन कहा जाता है। तो जो एविडेंसेस मिले वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कौन सी वस्तु, कौन से साक्ष्य कहां से मिला, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो अफगानिस्तान में स्थित 2 महत्वपूर्ण। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी सीमा स्थल था? अब इसको अगर आप मैप के थ्रू समझिए, ठीक है, कि ये सिंधु नदी है, ये है गुजरात का क्षेत्र, आप मान लीजिए, ठीक है। इसको एक नक्शे के थ्रू समझिए तो ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज नदी है, ठीक है। ये आपको मालूम है, ये मोहनजोदड़ो है, ये कौन सा क्षेत्र है? चनोदड़ो। और ये जो है थोड़ा सा इधर हम देख लेते हैं, ये है, ये आपका पाकिस्तान का क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा ईरान का क्षेत्र। तो यहां पे देखिए एक जगह है, ये है एक जगह झेलम चिनाब है, यहां मांडा है, ठीक है, हम 2। इसके बाद ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ठीक है। दोआब मतलब 2 नदियों के जल का क्षेत्र। तो यहां पर एक जगह हो जाएगा आलमगीरपुर। और यहीं पे आप देखिएगा गुजरात में ये नर्मदा और ताप्ती नदी है, और यहीं पर जो है वो क्या है कि गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी, और इसी नदी के किनारे एक जगह स्थित है दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद हो गया। अब यहां पे समझिए ये जो क्षेत्र है वो हो गया आलमगीरपुर, ठीक है। इसके बाद ये जगह है मांडा, इसके बाद ये जगह है सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर। इसके बाद ये हो जाएगा दैमाबाद, दैमाबाद। और यहीं पे एक और जगह स्थित है, और वो जगह स्थित क्या है? भोगवा। वो जगह स्थित हो जाएगा भोगवा, आपको ध्यान रखना है। ये है, सॉरी, वो जगह स्थित है भगत राव, भगत राव, क्लियर। अब देखना ये है, इसको थोड़ा सा और छोटा मैं कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये मांडा कहां पे है? चिनाब नदी। कौन से कश्मीर के कौन सा जिला है? अखनूर। और ये JNK हो जाएगा, ठीक है। चिनाब नदी के किनारे ध्यान रखिएगा। आलमगीरपुर की अगर बात करें तो यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन, तो ये हिंडन नदी हो जाएगा। कौन सा जिला है? मेरठ जिला, ठीक है। और कहां हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और ये हिंडन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, सब्सिडियरी रिवर, ठीक है, रिवर ऑफ यमुना नदी, यमुना नदी की सहायक, ठीक है। इसके बाद दैमाबाद की अगर हम बात करें तो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी है, और अहमदनगर जिले में स्थित है, और कहां पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और सूत का गेंडोर की बात करें तो ये दश्क नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित था, ठीक है। ये कहां पे स्थित हो जाएगा? पाकिस्तान, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए क्या सूत का गेंडोर के बाद देखिए ये फारस की सभ्यता, ये फारस है, ईरान है,
ठीक है। यहां पर देखिए मांडा से ऊपर कोई क्षेत्र नहीं है, इधर आलमगीरपुर के बाद का कोई क्षेत्र नहीं है, दैमाबाद के नीचे का कोई क्षेत्र नहीं है, सूतका गेंडोर के बाद का कोई क्षेत्र नहीं है। यानी इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक उत्तरी सीमा जो है वो क्या थी? मांडा। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक उत्तरी सीमा थी, ठीक है, सर्वाधिक उत्तरी सीमा। सर्वाधिक दक्षिणी सीमा की बात आएगी तो दैमाबाद, सर्वाधिक पश्चिम की सीमा जो है वो सूतका गेंडोर है, और सर्वाधिक पूर्व की सीमा जो है वो आलमगीरपुर है। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सर्वाधिक उत्तर क्या है, सर्वाधिक पूर्व में क्या है, सर्वाधिक पश्चिम में क्या है, सर्वाधिक दक्षिण में जो है वो क्या है। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू भी जो है आप समझ सकते हैं। इसको अगर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की जाए तो ये मांडा है, ये आलमगीरपुर है, ये सूतका गेंडोर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा दैमाबाद। और आप एक बात और ध्यान रखना है कि दैमाबाद जब नहीं होगा तो एक जगह और है भगत राव, भगत राव दिया रहेगा। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। और सबसे पश्चिम से सबसे पूर्व के बीच का जो डिस्टेंस था, ठीक है, जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 1600 किलोमीटर। जब मांडा से भगतराव के बीच का डिस्टेंस था वो था 1100 किलोमीटर। इसके और दैमाबाद के बीच का डिस्टेंस 300, और इसलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1100 प्लस 300 इज इक्वल टू 1400 किलोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब दैमाबाद की खुदाई नहीं हुई थी तो सर्वाधिक दक्षिणी सीमा भगतराव मानी जाती थी, जो गुजरात में, ठीक है, मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही दैमाबाद का उत्खनन हुआ तो 300 और किलोमीटर नीचे खिसक कर उसका साउदर्न जो पॉइंट है वो पॉइंट खिसक कर चला गया। तो पहले 1100 किलोमीटर, 300 और बढ़ गया, तो 11 प्लस 300 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1400 किलोमीटर। तो मांडा से दैमाबाद के बीच का डिस्टेंस 1400, सूतका गेंडोर और आलमगीरपुर के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है? तो यहां पर जो सवाल है वो सवाल ये पूछा गया सर्वाधिक पश्चिमी सीमा। तो सर्वाधिक पश्चिम में स्थित सीमा जो है वो सूतका गेंडोर है। तो यहां पर हमने ये सारी चीजें इसलिए बता दी ताकि आपको केवल एक क्वेश्चन पूछा है तो वही याद नहीं रखना है, आपको मांडा भी याद रखना है, आलमगीरपुर भी, और भगतराव, दैमाबाद सब रखना है। और उसके बाद कितना कितना डिस्टेंस है ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में भी हमने पेड बैच में इसकी जानकारी दी है, ठीक है। तो यहां पे हो गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, जो है चौथा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने भवनों का निर्माण किससे करते थे? यह ध्यान आपको रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आग में पकी ईंटों का प्रयोग करके वो भवनों का निर्माण करते थे। समकालीन मेसोपोटामिया और फारस की सभ्यता के लोगों ने भी अपने भवनों के दरवाजे आग में पकी ईंटों का प्रयोग, अपने भवनों का निर्माण आग में पकी ईंटों का प्रयोग करके ही करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात यह थी कि वे लोग, यानी कि हमारे देश के जो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों ने जितने बड़े पैमाने पर आग में पकी ईंटों का प्रयोग करके अपने भवनों का निर्माण कराया, उतने बड़े पैमाने पर समकालीन मेसोपोटामिया और फारस की सभ्यता के लोगों ने नहीं कराया। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है कि वे लोग अपने भवनों को भी बहुत ही प्लान्ड वे में बनाते थे। मतलब ऐसा लगता था जैसे वहां पर भी नगर पालिका या नगर निगम जैसी कोई संस्था रही होगी, जिससे नक्शा पास कराकर ही लोग वहां पे भवनों का निर्माण करते थे और ईंटों का प्रयोग करते थे। और ईंटों से रिलेटेड, देखिए इसका सही जवाब है आग में पकी ईंटों का। और ईंटों से रिलेटेड जो सवाल है, ठीक है, इसको इंग्लिश में पैव्ड ब्रिक्स कहा जाएगा। इससे भवनों का निर्माण करते थे। और इसका देखिए विशेषता क्या थी कि इन ईंटों का निर्माण, सबसे पहली बात कि इन ईंटों का जो निर्माण था वो कैसे होता था? 4:2:1 में। यानी कि अगर ये 7 है तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 14, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, तो 7:2:1 के रेशियो में पहली बात। दूसरी बात हो जाएगा कि ईंटों को जोड़ने की जो पद्धति थी उसको इंग्लिश बॉन्ड मेथड कहा जाता था। इंग्लिश बॉन्ड मेथड कहा जाता था। जस्ट लाइक जो है, जैसे ईंटें आप देखिएगा कि ईंटें जो जुड़ती है ना आज जो है भवनों में,
जस्ट लाइक कैसे जुड़ती है, थोड़ा सा ऐसे समझिए। ये है, ऐसे ईंटें लगा दी गई, फिर ईंटें फिर ऐसे लगती है, फिर ईंटें ऐसे लगेगी, फिर ऐसे लगेगी, है ना, इस तरह से। तो इसको इंग्लिश बॉन्ड मेथड कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, ये हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि इन ईंटों का इस पे किसी तरह का अलंकरण नहीं होता था, अलंकरण विहीन होता था। इन ईंटों पर किसी तरह का डेकोरेशन नहीं होता था, लेकिन इसका एकमात्र अपवाद कालीबंगा है, जिसमें एक वृत्त दूसरे वृत्त को काटता हुआ दिखलाया गया है। और यह प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा से अलंकृत ईंट के, डेकोरेटेड ब्रिक्स के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और ये डेकोरेटेड ब्रिक्स के जो प्रमाण हैं ये कहां से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। ये ध्यान रखिएगा, अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं। तो ईंटें प्रायः अलंकरण विहीन होते थे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यह जो है 7:2:1, ठीक है, 4:2:1 के रेशियो में, 4:2:1 के रेशियो में इंग्लिश बॉन्ड मेथड से जोड़ा जाता था। और जो बातें थी कि ये सारे जो ईंट है, ये ईंटें जो जोड़ी जाती थी ये बिल्कुल सीधी होती थी। और इसका ये कैसे सीधा करते थे? तो आज की तरह ये लोग मोहनजोदड़ो से एक साहुल सूत्र के प्रमाण मिला है, जो कि चूने पत्थर से बना है। और साहुल सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं प्लम लाइन, प्लम लाइन। और ये जो है, इससे दीवारें सीधी आज भी होती है, और उस जमाने में भी लोग किया करते थे। तो ईंटों से जुड़ी हुई कुछ बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन ईंटों के निर्माण की जो पद्धति है उसकी भी जानकारी मिलती है। और कहाँ से मिलती है? चनहूदड़ों से। और चनहूदड़ों से क्या प्रमाण मिलता है? कुछ ईंटों पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान कहां से मिलते हैं? चनहूदड़ों से। और उससे ईंट निर्माण की तकनीक की जानकारी मिलती है, जो हमने आपको कभी क्लास में बताया था। ठीक है, अब पांचवा सवाल है हड़प्पा संस्कृति का। वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे थे? प्राचीर का मतलब होता है दीवार, दीवार का मतलब है वॉल। ठीक है, तो कौन सा पूरा स्थल है? पूरा स्थल का मतलब साइट। ठीक है, जहां दुर्ग मतलब फोर्ट हो गया, और नीचे का नगर लोअर सिटी अपर सिटी। ठीक है, तो देखिए एक बात समझ लीजिएगा, शहर सिंधु घाटी सभ्यता नगरों को प्लांट वे में बसाते थे हड़प्पावासी। दो भागों में बटा होता था, वेस्ट में और ईस्ट में। सामान्य तौर पे देखिए इसकी चौड़ाई जो है आप देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ये ईस्ट का हिस्सा है, ये वेस्ट का हिस्सा है। इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई कम दिख रही है, और इसकी चौड़ाई ज्यादा दिख रही है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर बसा हुआ है, जबकि ये लोअर, तो ये लोअर सिटी अपर सिटी हो गया। ये प्रायः फोर्टिफाइड होता था, इसमें शहर के प्रशासकीय वर्ग निवास करते थे। शहर के सामान्य लोग निवास करते थे। और यही सामान्य तौर पर, सामान्यता यही सामान्य जो परिदृश्य है वो परिदृश्य यही है। ठीक है, जो नॉर्मल, जो सामान्य, जो जनरल जो सिनारियो है वो सिनारियो यही है। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन नंबर 1 सबसे पहला हो गया चनहूदड़ो। ठीक है, चनहूदड़ो में क्या है कि शहर का कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं है, वेस्ट ईस्ट एकदम प्लेन है। दूसरा हो जाएगा कालीबंगा। और कालीबंगा जो है वो क्या है? शहर का दोनों हिस्सा फोर्टिफाइड है, लेकिन अलग अलग। ये यहां पे ये सामान्य तौर पे घिरा नहीं होता था, ये यहां पर दोनों घिरा हुआ है कालीबंगा में। तीसरा हो जाएगा सुरकोतड़ा तथा लोथल। इसमें क्या होगा? शहर का दोनों वेस्ट ईस्ट एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। यानी ये भी दोनों घिरा है, ये भी दोनों घिरा है, बट फर्क ये है कि कालीबंगा अलग अलग है और यहां पर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है। और चौथा इसका अपवाद जो है वो क्या है? धौलावीरा। और धौलावीरा में क्या है? शहर दो भागों में नहीं, शहर 3 भागों में बटा है। वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और बीच में एक है सेंटर, और ये फोर्टिफाइड है। यानी कि पश्चिम के इलाके में प्रशासकीय वर्ग, सामान्य लोग, और बीच में संभवतः प्रशासकीय वर्ग के रिलेटिव निवास करते थे। तो शहर 3 हिस्सों में धौलावीरा में बटा है।
शहर जो है वो क्या है कि कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं है, वो चनहुदड़ो में। उसके बाद कालीबंगा में अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा है। सुरकोतरा और लोथल एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है। तो ये अपने आप पे, और इसका अगर आप नक्शे के थ्रू समझना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिएगा, ये जो है वो गुजरात का हिस्सा है और ये सिंधु नदी है, ठीक है। यहां पर आप राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान में जो है वो क्या है, कालीबंगा, ठीक है। यहां पे आप देखिएगा ये है लोथल, और यहां पे आप देखिएगा सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा। इसके बाद देखिएगा ये है हिस्सा चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक है। चनहुदड़ो हो गया। इसके बाद सुरकोतरा, धौलावीरा, ये है धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक है। अब देखिए सब में क्या क्या है, सबको आप देखिएगा सुरकोतरा और लोथल, इन दोनों जगहों पे क्या है, ये हो गया वेस्ट ईस्ट का हिस्सा, दोनों एक ही जो है रक्षा प्राचीर से घिरा है। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा में क्या है, दोनों वेस्ट ईस्ट है और दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा है। जब हम चनहुदड़ो की बात करते हैं तो चनहुदड़ो में क्या है, वेस्ट का हिस्सा है, ईस्ट का हिस्सा, कोई फोर्टिफाइड नहीं है। जब हम धौलावीरा की बात करते हैं तो यहां पे शहर 3 भागों में बटा है, वेस्ट में, सेंटर में, ईस्ट में, और ये फोर्टिफाइड है। कहां पे है, धौलावीरा। तो धौलावीरा, सुरकोतरा, लोथल, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, गुजरात। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, ये राजस्थान का इलाका है, ठीक है। तो ये सिनारियो जो है यहां पर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चंस में के थ्रू जो है हमने बहुत सारे सवालों की चर्चा की। कल फिर इसी विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।